हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षण एकेडमी। मैं आनंद प्रकाश आज आपके सामने एक नए सब्जेक्ट के साथ आया हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सभी कोई सही होंगे, स्वस्थ होंगे। नए सेमेस्टर के साथ आप लोग नए सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं जो सब्जेक्ट लेकर आया हूं उससे रिलेटेड मैं कुछ पहले आपको स्क्रीन पर एक्टिविटीज़ दिखाऊंगा और उस एक्टिविटीज़ को आप लोग देखेंगे पहले और गेस करेंगे कि आखिर मैं कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज को हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ इस फिगर में दो एक्टिविटीज दिख रही है, दो स्क्रीन पर। इस स्क्रीन पर आपको एक एक्टिविटी में आपको दिख रहा होगा कि एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट में क्या हो रहा है कि एक स्टेशनरी पार्ट है और एक रोटेटिंग पार्ट है जो आपस में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरे एक्टिविटी में आपको दिख रहा होगा कि करंट हमारा जो है, सप्लाई करंट आपको फ्लो कर रहा है लाइन 1 से लेकर लाइन 2 के बीच में, और बीच में हमारा कुछ कॉइल है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग को दो एक्टिविटीज से कुछ पता चल रहा हो कि हम लोग किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस फिगर से आप लोग गेस किए होंगे कि ये जो फिगर है, दैट इज द एक्टिविटीज ऑफ दिस फिगर। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये एक सर्किट ब्रेकर का काम कर रहा हो, जिसमें हमारा सर्किट कनेक्ट हो रहा है और डिस्कनेक्ट का काम कर रहा है। यहां पर एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लगा हुआ है जो हमारा रिले का काम कर रहा है। तो यहां पर से आपको पता चल रहा हो कि हम लोग कौन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। उस सब्जेक्ट का नाम है हमारा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। दैट मीन्स कि हम लोग स्विच गियर और प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, कि हमारा स्विच गियर क्या होता है और उससे रिलेटेड हमारे प्रोटेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है फॉर द प्रोटेक्टिव सिस्टम के लिए, उसमें जनरली हम लोग सर्किट ब्रेकर या रिले का यूज करते हैं। ठीक है, और हमारा स्विच गियर क्या होता है? स्विच गियर सिंपली हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, जहां पर हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन कर कर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं, वो जो स्टेशन कहलाता है दैट इज सब स्टेशन, और इसी को हम लोग स्विच गियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सब स्टेशन जो होता है वो दो तरह का पार्ट होता है। वो एक इंडोर सब स्टेशन होता है और एक आउटडोर सब स्टेशन होता है। तो हम लोग उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो इंडोर सब स्टेशन होता है, उसको हम जनरली भाषा में स्विच गियर भी कहते हैं, और जो हमारे आउटडोर सब स्टेशन होते हैं उसको हम लोग सब स्टेशन के नाम से जानते हैं। तो स्विच गियर और सब स्टेशन जैसे कि हमारा एक सेमी चीज होता है, दोनों हमारा ट्रांसफर करता है वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करके विथ रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट, हमारा रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो आज के क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि हमें इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ पूरे सिलेबस को ओवरव्यू देखेंगे कि आखिर इस सब्जेक्ट में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एसबीटी ने जो हमारा सिलेबस डिजाइन किया है उससे रिलेटेड हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है? फंडामेंटल के बारे में, कि फंडामेंटल आखिर क्या होता है। फंडामेंटल के बाद में बात करें तो सबसे पहले यहां पर कुछ देख रहे हैं एक्टिविटीज को। इस एक्टिविटी में आप लोग देख रहे होंगे कि फंडामेंटल क्या हुआ, क्यों हमें जरूरत पड़ी प्रोटेक्शन सिस्टम्स के लिए। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे हाउ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा प्रोड्यूस करा इन द ट्रांसमिशन सिस्टम में, जिसके कारण से अगर कोई कारण से हमारा जो फॉल्ट हो जाता है, फॉल्ट दैट मीन टू से दैट फॉल्ट के क्या मतलब क्या हुआ? फॉल्ट का मतलब हुआ या तो वो सिमेट्रिकल फॉल्ट हो या तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हो। सिमेट्रिकल फॉल्ट दैट मीन टू से दैट कि हमारा अगर कोई ट्रिपल, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो ट्रांसमिशन सिस्टम में सप्लाई सिस्टम यूज करते हैं वो 3 फेज में करते हैं, और 3 फेज में हमारा क्या होता है? 3 पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के लिए। अगर तीनों पॉजिटिव वायर आपस में कनेक्ट होकर ग्राउंड से कनेक्ट हो जाए तो हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। और अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की बात करें तो क्या होता है? या तो लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है, या तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, या तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। ये तीनों फॉल्ट में से कोई भी फॉल्ट हमारा होता है तो वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। तो यहां पर आपको फॉल्ट किस कारण से हो रहा है? यहां पर जो फॉल्ट हो रहा है वो सिंपली कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज हो रही है, या तो वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हो रहा होगा या तो सिमेट्रिकल फॉल्ट हो रहा होगा। कुछ कारण से हमारा फॉल्ट तो हो रहा है, उस फॉल्ट के होने से हमारा क्या हो रहा है? हाउ अमाउंट ऑफ हमारा आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारे लिए काफी खतरनाक है। जो हमारा
ह्यूमन बॉडी है, उसके कांटेक्ट में आ जाए तो वो इसकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो फॉल्ट हमारा अकर हो रहा है, इस फॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है बचा रहे, वो ख़राब ना हो, हमारा ह्यूमन लाइफ जो है वो सेफ रहे। उसके लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसमें प्रोटेक्शन सिस्टम्स का यूज करते हैं। इस सब्जेक्ट में हम लोग उसी से रिलेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम में यूज करते हैं। तो यूनिट 1 में सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेसेसिटी एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम्स के बारे में, कि नेसेसिटी क्यों है, आखिर ट्रांसमिशन सिस्टम में जो हमारा सब सिस्टम होता है उसमें हमें क्यों जरूरत पड़ गई आखिर प्रोटेक्शन सिस्टम्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए, फिगर में भी देख रहे होंगे कि हुज अमाउंट ऑफ आर्क प्रोड्यूस हो जा रहा है, जिसके कारण से इंस्ट्रूमेंट हमारा खराब हो सकता है, हमारे ह्यूमन लाइफ जो है प्रोटेक्टेड नहीं रह सकती। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज करना चाहिए। इसीलिए इसकी नेसेसिटी है, उसका फंक्शन कैसा है, कैसे हम लोग उसके फंक्शंस को करते हैं, इसके बारे में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन, कि नॉर्मल कंडीशन क्या होता है और एबनॉर्मल कंडीशन क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि जिसमें हमारा करंट इजीली पाथ में फ्लो करता है, उसमें कोई भी ऐसा रेटिंग ना हो जो हमारे इक्विपमेंट रेटिंग से हाई हो जाए। एबनॉर्मल कंडीशन में हमारा क्या होता है कि हमारा जो रेटेड वैल्यू है, उस रेटेड वैल्यू से हमारे करंट की वैल्यू अचानक बढ़ जाती है। तो उसके अब किस कारण से हमारा एबनॉर्मल कंडीशन आता है, नॉर्मल कंडीशन में कैसे हमारा करंट फ्लो करता है इजीली फॉर्म में, इस टॉपिक्स में हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड के बारे में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्ट एंड देयर काउजेज, कि कौन कौन से आखिर फॉल्ट होते हैं और उसके काउजेज क्या हैं। फॉल्ट के टाइप्स के बारे में जानेंगे, टाइप्स हमारा फॉल्ट क्या होता है, और काउजेज किस कारण से हमारा फॉल्ट हो रहा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, एंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे फॉर द यूनिट 1 में शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन सिमेट्रिकल फॉल्ट ओनली में। सिमेट्रिकल फॉल्ट में हम लोग शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशंस के बारे में देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो जनरली हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट की बात करें तो हम लोग सिंपली बैलेंस कंडीशन की बात करते हैं। तो बैलेंस कंडीशन में हमारा कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, किस किस रेटिंग्स में हमारे फॉल्ट आते हैं, उससे रिलेटेड हमें कितने वोल्टेज कितने करंट की जरूरत होती है, चाहे हम लोग एमवीए रेटिंग्स की बात करें या केवीए रेटिंग की बात करें या बेस की बात करें, कि बेस एमवीए हम लोग बनाते हैं, बेस केवीए का रेटिंग यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन सिस्टम्स के कैलकुलेशन करने के दौरान। तो ट्रांसमिशन सिस्टम का जो कैलकुलेशन किया जाता है उसको हम लोग सिंगल लाइन ड्रॉ करके उसके बाद रिएक्टेंस डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि किस रेटिंग्स का हमारा करंट आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कि हमारा कैसे शॉर्ट सर्किट का कैलकुलेशन होता है और उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। तो यूनिट 1 में हम लोग इतने टॉपिक्स को कवर करेंगे। उससे रिलेटेड हम लोग कुछ और टॉपिक करेंगे, यूजेज ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स एंड देयर अरेंजमेंट्स के बारे में, कि अरेंजमेंट हमारा क्या होता है, रिएक्टर्स क्या होता है, रिएक्टर्स को हम लोग अरेंज कैसे करते हैं जिससे हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम काफ़ी तरह से आसानी से काम करता है। तो रिएक्टर्स जनरली कि हमारा क्या करता है, जो हाई रेटिंग्स करंट होते हैं उसको हमारा मिनिमाइज करता है, जिससे हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है काफ़ी आसानी से काम करता है और हमारा प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे सिस्टम्स को। तो उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे करंट इंटरप्टिंग डिवाइस के बारे में, कि करंट इंटरप्टिंग डिवाइस आखिर हमारा होता क्या है। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ वीडियोस को देखते हैं। इसमें देखिए पहला वीडियो में आपको जो दिख रहा होगा एक्टिविटीज में, ये हमारी एक क्या है फिगर, एचआरसी फ्यूज है। एचआरसी फ्यूज जिसको कहते हैं हम लोग हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे आइसोलेटर्स के बारे में। आइसोलेटर क्या करता है, हमारा किसी भी सर्किट को ओपन या क्लोज करने का काम करता है। जस्ट लाइक ये स्विच का काम करता है कि हमें ओपन करना है या क्लोज करना है, कनेक्ट करना है या डिस्कनेक्ट करना है, ये हमारा आइसोलेटर्स का काम होता है। फ्यूज हमारा क्या होता है, जो हमारा एक प्रोटेक्टेड सिस्टम होता है, प्रोटेक्टेड डिवाइस होता है, जो एक्सेसिव करंट को फ्लो करने से हमारा रोकता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एचआरसी फ्यूज के बारे में जानेंगे कि एचआरसी फ्यूज हमारा होता क्या है, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन हमारा कैसे काम करता है। सेकेंड हम लोग देखेंगे उसके टाइप्स के बारे में, कि एचआरसी फ्यूज के हमारे टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके वर्किंग कंडीशंस के बारे में देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि उसके फीचर्स के बारे में देखेंगे, उसके गुण के बारे में जानेंगे, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, इसके एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। और हम लोग इसके
सिलेक्शंस को देखेंगे हमारा सिलेक्शन कैसे किया जाता है, किस रेटिंग्स का हम लोग HRC फ्यूज यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, इसके बारे में जनरली हम लोग पूरी तरह से डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, सेकेंड टॉपिक में हम लोग देखेंगे आइसोलेटर्स के बारे में। तो आइसोलेटर्स के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करें कि आइसोलेटर एक तरह का स्विच होता है जो हमारा सर्किट को ओपन या क्लोज करने का काम करता है। आइसोलेटर जब भी ऑपरेट करता है नो लोड कंडीशन में ऑपरेट करता है, इसमें कोई लोड नहीं होना चाहिए। अगर लोड कंडीशन में इसको ऑपरेट कराते हैं तो हमारा आर्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो याद रखना है कि आइसोलेटर जब भी हम लोग ऑपरेट करते हैं नो लोड कंडीशन में ऑपरेट करते हैं, चाहे वो सर्किट को ओपन करने की बात हो या क्लोज करने की बात हो। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग उसके वर्टिकल टाइप्स के बारे में जानेंगे, वर्टिकल ब्रेक्स के बारे में जानेंगे, हॉरिजॉन्टल ब्रेक के जानेंगे और पेंटोग्राफ टाइप के बारे में जानेंगे। तो आइसोलेटर्स हमारा जनरली 3 तरह का हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक्स में, जिसमें हम लोग वर्टिकल ब्रेक्स के बारे में, हॉरिजॉन्टल ब्रेक के बारे में और पेंटोग्राफ टाइप के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे आर्क फॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में कि आर्क फॉर्मेशन हमारा कैसे होता है। आर्क फॉर्मेशन की बात करें, आर्क का प्रोड्यूस होना, आर्क को फॉर्म करना, आर्क फॉर्म क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर आर्क कैसे प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, जब भी हम लोग कोई करंट फ्लो करवाते हैं किसी मूविंग सिस्टम में तो हमारा करंट जो होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ फ्लो करता है। उसके कारण से हमारा जो कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म है वहाँ पर क्या होता है, आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है, जिसके कारण से हमारा जो है करंट जो है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने की कोशिश करता है। अब जब फ्लो करेगा तो निश्चित है कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा। तो आर्क फॉर्मेशन किस कारण से होता है, क्या इसका रीजन है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। इसके मेथड्स के बारे में जानेंगे, कैसे हम लोग आर्क को एक्सटिंक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि उसको खत्म करना, आर्क को कैसे हम लोग रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और इससे रिलेटेड हम लोग टर्म्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन सा रिलेटेड टर्म होता है आर्क से रिलेटेड। फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्किट ब्रेकर के बारे में कि सर्किट ब्रेकर हमारा क्या होता है। सर्किट ब्रेकर सिंपली एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल स्विच होता है। सिंपली हम लोग स्विच की बात कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम की बात कर सकते हैं। एक ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर भी होता है, सिंपली मैनुअल तरह से भी सर्किट ब्रेकर काम करता है। तो सर्किट ब्रेकर का भी वही काम है, सर्किट को कनेक्ट करना या डिस्कनेक्ट करना इन द फॉर्म ऑफ कि अगर हमारा सर्किट जो है नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है या एबनॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में अगर काम करता है सर्किट ब्रेकर कंटिन्यूसली करंट को फ्लो करवाता है। जैसे ही एबनॉर्मल कंडीशन आता है तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, हेल्दी सेक्शंस को हमारा जो फॉल्टी सेक्शन है उसको क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। तो हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है जो हमारा सिंपली वर्क करता है करंट को, सर्किट को ऑपरेट करने के लिए, मतलब कि कनेक्ट करने के लिए या डिस्कनेक्ट करने के लिए। जनरली जो सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट किया जाता है लोड कंडीशन में ऑपरेट किया जाता है, नो लोड कंडीशन में इसको हम लोग ऑपरेट नहीं कराते। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में देखेंगे, इसके वर्किंग के बारे में जानेंगे कि वर्किंग हमारा क्या होता है, कैसे ये काम करता है। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इसके स्पेसिफिकेशन को देखेंगे और इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि हमारा सर्किट ब्रेकर कहाँ पर किस तरह जगह पे हमारा काम करता है, कहाँ पर इसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग सर्किट ब्रेकर के बारे में जाने तो हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर भी होता है, एयर सर्किट ब्रेकर भी होता है, फिर हमारा HF6 सर्किट ब्रेकर भी होता है, फिर हमारा SF6 सर्किट ब्रेकर होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर होता है। फिर हम लोग बात करते हैं तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है, फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। इस तरह से बहुत से सर्किट ब्रेकर के बारे में हम लोग डिटेल्स के बारे में जानेंगे। कौन सा सर्किट ब्रेकर किस रेटिंग में यूज किया जाता है, लो सर्किट ब्रेकर हम लोग लो वोल्टेज में कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, हाई वोल्टेज में कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। रेलवे कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज करता है, फिर और से अलग अलग एप्लीकेशंस में हम लोग छोटे एप्लीकेशन, चाहे हमारा स्विच गियर हो, चाहे लो वोल्टेज सब स्टेशन हो, लो वोल्टेज का स्विच गियर हो या हाई वोल्टेज स्विच गियर हो, हाई टेंशन में, लो टेंशन में, किस जगह हम लोग कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। यूनिट नंबर 2 जो आपका आ रहा है, इसमें हम लोग बात करेंगे। इसमें आप लोग देख रहे होंगे यूनिट नंबर 2 में ही सर्किट इंटरप्रेटिंग डिवाइस में भी यहां पर क्या दिख रहा होगा कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा क्या कर रहा है, सर्किट को करंट को ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे होंगे कि सर्किट ब्रेकर ही लगा हुआ है जो हमारा करंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, हमारा करंट फ्लो कर रहा है हमारा स्टेशनरी पार्ट से रोटेटिंग पार्ट की तरफ। हमारा 2 पार्ट होता है सर्किट ब्रेकर में, जो एक स्टेशनरी पार्ट का काम करता है और एक रोटेटिंग पार्ट का काम करता है। एक फिक्स होता है और एक पार्ट क्या होता है, रोटेट करता है। तो उससे हमारा करंट जो है
फ्लो करता है। इनपुट साइड आउटपुट साइड डिपेंड करता है कि आपका सर्किट ब्रेकर किस टाइप का है, उस टाइप से कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं और इसको ऑपरेट कराते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग जैसा कि बताए थे आपको कि हम लोग टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर में हम लोग क्या क्या देखेंगे। हम लोग बल्क सर्किट ब्रेकर के बारे में देखेंगे, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का मतलब होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ सर्किट ऑयल हमारा उस सर्किट ब्रेकर में यूज किया हो रहा है। तो इस टाइप का सर्किट ब्रेकर जो बल्क अमाउंट ऑफ ऑयल जहां यूज किया जाता है, वहां पर हम लोग उसको हाई वोल्टेज में इस सर्किट ब्रेकर को यूज करते हैं। फिर मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर है जहां पर ऑयल की मात्रा बहुत कम होती है, तो इस टाइप के सर्किट ब्रेकर को हम लोग लो वोल्टेज में यूज करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में। फिर हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे LT टाइप सर्किट ब्रेकर में, जिसको हम लोग एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर के बारे में जानते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको MCB कहते हैं, जिसको हम लोग जनरली घर वगैरह में यूज करते हैं, जो सिंगल पोल डबल पोल के नाम से भी आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मोल्डेड केसी सर्किट ब्रेकर के बारे में जानेंगे, जिसको MCCB कहते हैं। फिर हम लोग अर्थ सर्किट ब्रेकर के बारे में जानेंगे, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जिसको ELCB या RLCB के नाम से जानते हैं। और कंपैरिजन करेंगे हमारा फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में कि फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्यूज भी हमारा प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है, सर्किट ब्रेकर भी प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन दोनों में बेस्ट है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। आखिर क्यों, अगर सर्किट ब्रेकर की बात करें, सर्किट ब्रेकर अगर हमारा अच्छा है एज कम्पेयर टू फ्यूज, तो क्यों हमारा सर्किट ब्रेकर बेस्ट है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। फिर हम लोग सिलेक्शन ऑफ द MCCB फॉर द मोटर्स के बारे में जानेंगे। मोटर में जो हम लोग सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, वो किस टाइप का सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं और किस रेटिंग्स का सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। यूनिट नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव रिलेज के बारे में। रिले का मतलब होता है क्या, एक सेंसिंग डिवाइस होता है जो सेंस करता है कि हमारा करंट का रेटिंग किस रेटिंग में आना चाहिए। मतलब कि हमारा जो इनपुट करंट है, इनपुट में जो हम लोग करंट प्रोवाइड कर रहे हैं और आउटपुट में जो इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, तो आउटपुट से रिलेटेड हमारा जो करंट रेटिंग आना चाहिए, जितनी हमें ज़रूरत है, क्या उस रेटिंग्स का करंट आ रहा है। अगर उस रेटिंग का करंट अगर नहीं आ रहा है, तो रिले क्या करता है, सेंस कर लेता है करंट को। इसमें दो तरह का कॉइल होता है जो हमारा करंट को चेक कर लेता है कि करंट हमारा किस रेटिंग में आ रहा है। ठीक है, और हमारा रिले कैसे काम करता है, किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में इस सब्जेक्ट में हम लोग, इस चैप्टर में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो रिले जो होता है, सिंपली ये समझिए कि वो सर्किट ब्रेकर से कनेक्टेड होता है। तो रिले क्या करता है, सेंस कर लेता है, और सेंस करने के बाद जो करंट रेटिंग्स है वो किसको प्रोवाइड करता है, सर्किट ब्रेकर को प्रोवाइड करता है। और सर्किट ब्रेकर देखता है करंट की रेटिंग अगर हाई आ रही है, तो वो क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है हेल्दी सेक्शन को फॉल्टी सेक्शन से। तो रिले जब तक ऑपरेट नहीं करेगा, रिले जब तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं देगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके सर्किट ब्रेकर को नहीं देगा, तब तक जो सर्किट ब्रेकर जो है आपका ऑपरेट नहीं करेगा। मतलब ये समझिए कि आपका सर्किट ब्रेकर काम तभी करता है जब रिले उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और रिले क्या है, एक सेंसिंग प्रोटेक्टिव डिवाइस है, सेंस करता है कि करंट की रेटिंग किस रेटिंग में आ रही है। जिस रेटिंग का हम लोग रिले यूज करते हैं, उस रेटिंग से ज़्यादा करंट अगर हमारा करंट फ्लो करने लगता है, तो रिले क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो इस चैप्टर में हम लोग रिले के बारे में डिटेल्स में जाने कि रिले हमारा कैसे काम करता है और किस किस टाइप का रिले हम लोग यूज करते हैं फॉर द स्विच गियर सिस्टम में और भी अदर इक्विपमेंट्स जगह पे जहां पर हम लोग को यूज करना है। तो पहले हम लोग रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानेंगे कि रिक्वायरमेंट हमारा क्या होता है रिले का। रिले टाइम्स के बारे में जानेंगे, रिले टाइम हमारा कैसे वर्क करता है, क्योंकि टाइम रेटिंग्स इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स कि टाइम हमारा क्या है, किस रेटिंग में हमारा करंट फ्लो कर रहा है। फिर हमारा उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन सा रिलेटेड टर्म्स होता है कि हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम्स कैसे काम करेगा। फिर हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशंस के बारे में कि क्लासिफिकेशन हमारा रिले का कौन कौन सा होता है, जिससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन सिस्टम्स के बारे में, इंडक्शन स्टैटिक्स के बारे में और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलेज के बारे में। ये तीन तरह के रिलेज के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि हमारा रिले सिस्टम कैसे वर्क करता है। सिंपली ये समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, ये इंडक्शन प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, और ये माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स पे हमारा रिले काम करता है। तो रिले का सिंपली ये समझिए, रिले इज ए सेंस डिवाइस, सेंसिंग डिवाइस होता है जो प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को कि हमारा करंट किस रेटिंग में फ्लो करेगा। ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन में फ्लो करना चाहिए या नॉर्मल कंडीशन में फ्लो करना चाहिए। तो हम लोग जान रहे हैं कि एबनॉर्मल कंडीशन तो तभी आएगा जब हमारा फॉल्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में तो रिले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा।
फिर हम लोग जानेंगे प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर्स के बारे में कि हमारा जो ट्रांसफार्मर यूज होता है, चाहे वो सीटी हो या पीटी हो। सीटी का मतलब क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है, या पीटी या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, तो किस टाइप का ट्रांसफार्मर हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे ओवर करंट रिले के बारे में, टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि ओवर करंट रिले हमारा क्या होता है, उससे रिलेटेड हम लोग उसका टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या होता है टाइम करंट, क्या रिलेशन होता है इसके बारे में, ओवर करंट रिले कैसे काम करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसका प्रिंसिपल कैसे काम करता है, इस सभी टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग स्टैटिक्स ओवर करंट रिलेज के बारे में कि स्टैटिक ओवर करंट रिले हमारा कैसे काम करता है। तो स्टैटिक सिंपली समझ रहे होंगे, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता होगा, ठीक है। और यहाँ पर ओवर करंट रिले क्या बात है, मतलब कि करंट की रेटिंग हमारी अगर हाई हो रही है, उस कंडीशन में रिले कैसे काम करता है। तो रिले का जो इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकेशन है वो उसके नाम से रिलेटेड है कि नाम जिस टाइप का उसी टाइम का उसका फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो रिले की इंफॉर्मेशन, रिले का जो पार्ट है, रिले का जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ओवर करंट रिले, जैसा कि आप लोग बात कर रहा था मैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस रिले के बारे में, प्रिंसिपल पढ़ेंगे उसका, स्टैटिक्स पढ़ेंगे और माइक्रो बेस्ड के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो बेस्ड उसका कैसे वर्क करता है। फिर हम लोग बात करेंगे डायरेक्शनल रिले के बारे में कि डायरेक्शनल रिले क्या होता है। पहले तो डिस्टेंस रिले के बारे में, डिस्टेंस रिले हमारा क्या होता है, डायरेक्शनल रिले क्या होता है, दोनों अलग अलग रिलेज है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। फिर डिफरेंशियल रिले, ठीक है, तीनों रिले जो है डिस्टेंस रिले, डिफरेंशियल रिले और डायरेक्शनल रिले, तीनों अलग अलग रिले है, तीनों का वर्किंग प्रिंसिपल अलग होता है, तीनों के बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कि रिले हमारा कैसे वर्क करता है। तो रिले जो है सिंपली ये समझ, रिले एक सेंसिंग प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है, सेंस करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सर्किट ब्रेकर को। तो यहाँ पर जो रिले काम कर रहा है, सभी का अपना अपना बेसिक कंसेप्ट अलग होता है, सभी का अपना अपना वर्किंग प्रिंसिपल अलग होता है, उससे रिलेटेड हम रिले को यूज करते हैं कि कौन सा रिले कहाँ पर यूज किया जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके रिलेटेड कि न्यूमेरिकल्स कैसे हम लोग रिले सेटिंग्स के बारे में, रिले का जो सेटिंग करते हैं, किस रेटिंग्स में हमारा करंट फ्लो करता है, उससे रिलेटेड हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कि हमारा किस रेटिंग्स का करंट फ्लो करेगा। तो उससे रिलेटेड हम लोग कौन से कितने हमारा ब्रेकिंग करंट आएगा, चाहे मेकिंग करंट आएगा, चाहे उससे रिलेटेड हम लोग जो जो टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग करंट की रेटिंग को डिसाइड करेंगे कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड कौन कौन सा न्यूमेरिकल, किस टाइप का न्यूमेरिकल आपको पूछा जा रहा है, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके भी देखेंगे। फिर हम लोग यूनिट 4 में पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर्स के बारे में कि अल्टरनेटर आखिर क्या होता है, अल्टरनेटर का क्या काम है। अल्टरनेटर सिंपली एक तरह का सिंक्रोनस जनरेटर होता है जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग उसके प्रोटेक्शन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटेक्शन हमारा कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेटर से हमारा जो है सिंपली ये काम कैसे करता है। तो वहाँ पर जो अल्टरनेटर हम लोग यूज कर रहे हैं, अल्टरनेटर जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, उस रिलेटेड हम लोग करंट्स को प्रोटेक्ट करके देखेंगे कि हमारा जो अल्टरनेटर यूज किया जा रहा है, उस अल्टरनेटर में हम लोग कौन सा रिले यूज करें कि हमारा जो अल्टरनेटर रोटेट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारा जनरेट हो रहा है उससे रिलेटेड हम लोग कौन का सा इक्विपमेंट यूज करें जिससे हमारा करंट आसानी से जनरेट हो जाए, आसानी से कोई भी अल्टरनेटर के क्वाइल्स पे जो हमारा रोटेटिंग कॉइल होते हैं, चाहे फील्ड वाइंडिंग का हो चाहे आर्मेचर वाइंडिंग्स का, उससे रिलेटेड हम लोग जो भी रिले का यूज करेंगे, तो कौन सा रिले कहाँ पर यूज होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके एबनॉर्मलिटीज एंड फॉल्ट्स के बारे में जानेंगे कि एबनॉर्मल कंडीशंस हमारा क्यों हो जाता है हमारा अल्टरनेटर का, और उससे रिलेटेड कौन कौन से फॉल्ट हमारे होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिफरेंशियल प्रोटेक्शंस के बारे में देखेंगे कौन कौन सा प्रोटेक्शन हमारा इसमें यूज किया जाता है फॉर द सिस्टम्स के लिए कि अल्टरनेटर काफ़ी से आसानी से वर्क करे। फिर इससे रिलेटेड हम लोग ओवर करंट रिले, अर्थ फॉल्ट, इंटर टर्न फॉल्ट, निगेटिव सीक्वेंस फॉल्ट, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं ओवर करंट। ओवर करंट के बारे में तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ओवर करंट हमारा क्या होता है। फिर हम लोग बात करते हैं अर्थ फॉल्ट के बारे में कि अर्थ फॉल्ट हमारा क्या होता है। फिर हम लोग इंटर टर्न फॉल्ट के बारे में देखेंगे कि इंटर टर्न फॉल्ट हमारा क्या होता है। फिर हम लोग नेगेटिव फेज सीक्वेंस के बारे में देखेंगे नेगेटिव फेज सीक्वेंस हमारा क्या होता है। फिर हम लोग ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन के बारे में देखेंगे ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन हमारा कैसे काम करता है, किस तरह से रिले को हम लोग यूज करते हैं।
फिर बात करेंगे हम लोग रिवर्स पावर प्रोटेक्शंस के बारे में कि रिवर्स पावर प्रोटेक्शन हमारा कैसे काम करता है। उससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम में कौन सा यूज होता है। उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा जो रिवर्स पावर प्रोटेक्शन है उसमें कौन सा किस टाइप का न्यूमेरिकल हमें पूछा जाता है और कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में कि ट्रांसफॉर्मर तो आप लोग को पता है कि ट्रांसफॉर्मर ये स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो ट्रांसफर करता है पावर को, वोल्टेज को वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसमें क्या होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है जो क्या होता है मैग्नेटिकली कनेक्टेड होता है। अब उसमें जो भी हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम यूज किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक ट्रांसफार्मर का जो इंटरनल पास है टैंक्स का, यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स के आउटर बॉडीज के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत से इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जैसे हमारा जो दो तरह का टैंक होता है, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक। मेन टैंक कंजर्वेटर टैंक के बीच में हम लोग रिले का यूज करते हैं जिसको बकल्स रिले कहते हैं। तो रिले हमारा यूज किया जाता है। उससे रिलेटेड हम लोग प्रोटेक्शंस के बारे में देखेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर में कौन कौन सा फॉल्ट होता है, उससे रिलेटेड हम लोग कौन कौन से प्रोटेक्शंस का यूज करते हैं इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके एबनॉर्मलिटीज के बारे में देखेंगे। एबनॉर्मलिटीज हमारा क्या होता है, किस कारण से हमारा फॉल्ट होता है, कौन कौन से एबनॉर्मल कंडीशन हमारे आते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग डिफरेंशियल्स, ओवर करेंट्स, अर्थ फॉल्ट, इंटरटर्न्स, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट एंड ओवर हीटिंग प्रोटेक्शंस के बारे में। क्योंकि जनरली जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा लो वोल्टेज में भी यूज होता है और हाई वोल्टेज में भी यूज होता है। तो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के अलग अलग स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड हम लोग अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स का यूज करते हैं, चाहे वो एयर कूलिंग सिस्टम्स का यूज हो, चाहे ऑयल कूलिंग का हो, चाहे वाटर कूलिंग हो, बहुत से ऐसे ट्रांसफार्मर्स का हम लोग यूज करते हैं। तो प्रोटेक्शन सिस्टम से रिलेटेड हम लोग कुछ उसमें इंटरनल फॉल्ट्स के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से इंटरनल फॉल्ट्स हमारे ट्रांसफार्मर में हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम्स को हम लोग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिले का यूज करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी सब स्टेशन हो, चाहे वो स्विचगेयर सिस्टम्स हो, वहां पर जो ट्रांसफार्मर आपका होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्विचगेयर या ट्रांसफार्मर सब स्टेशंस के लिए, किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम्स के लिए। ठीक है, तो उसके लिए ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्ट होना काफी जरूरी होता है। अगर ट्रांसफार्मर आपका खराब हो जाए तो आपका पूरा सप्लाई सिस्टम ही क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर आखिर काफ़ी कॉस्टली होता है तो उसको प्रोटेक्ट करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। हमारे लाइटनिंग इफेक्ट्स को भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है कि लाइटनिंग इफेक्ट हमारा ना हो। उस रिलेटेड भी हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं कि हमारा जो लाइटनिंग फॉल्ट हमारा ना हो। तो उससे लिए हम लोग, जैसे भी मैंने आपको बताया कि बकल्स रिले जो होता है हमारा कहाँ पर कनेक्टेड होता है, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक्स के बीच में। बकल्स रिले का क्या काम होता है, इंटरनल फॉल्ट्स को पता करना है कि कौन कौन से इंटरनल फॉल्ट हमारे ट्रांसफार्मर में हो रहे हैं। तो उससे रिलेटेड हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम्स के लिए बकल्स रिले का यूज करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ मोटर्स। मोटर के प्रोटेक्शंस के बारे में। कि मोटर क्या होता है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। इसमें भी हमारा क्या होता है, दो तरह का पार्ट होता है, एक स्टेशनरी पार्ट होता है, एक रोटेटिंग पार्ट होता है। ठीक है, इसमें हमारा एक फील्ड वाइंडिंग होता है और आर्मेचर वाइंडिंग होता है। इसमें भी दो तरह के कॉइल्स हमारे होते हैं, स्टेटर फील्ड वाइंडिंग पे अलग होता है, आर्मेचर वाइंडिंग पे अलग होता है, हमारा स्टेटर पे अलग होता है, रोटर पे अलग होता है। तो उसके प्रोटेक्शंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जो हमारा मोटर है काफ़ी इजीली तरीके से, आसानी तरीके से काम करे, उसमें कोई फॉल्ट हमारा ना हो, मोटर आपका ब्रेक डाउन ना हो जाए, मोटर आपका बर्न ना कर जाए। तो उसके लिए हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिससे कारण से हमें पता चल जाता है कि मोटर आपका सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसके एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में देखेंगे। एबनॉर्मलिटीज़ हमारा क्या होता है, फॉल्ट हमारा कौन कौन सा होता है, फॉल्ट के बारे में जानेंगे, फॉल्ट हमारा किस कारण से हमारा मोटर्स में हो रहा है। ठीक है, तो पहले उसके कंडीशंस के बारे में देखेंगे कि मोटर हमारा किस तरह से काम कर रहा है, उसके एबनॉर्मल कंडीशंस के बारे में जानेंगे कि किस कारण से हमारा एबनॉर्मल कंडीशन आया, फॉल्ट किस कारण से हुआ, फॉल्ट के बारे में जानेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शंस के बारे में कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन आखिर हमारा होता क्या है, इसको कैसे हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग मोटर को रोटेट कराते हैं तो अचानक से अगर लोड हमारा बढ़ जाता है तो लोड बढ़ने के कारण से हमारा मोटर पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ गया, या फिर किसी कारणवश अचानक वोल्टेज की रेटिंग हमारी बढ़ जाती है तो मोटर हमारा बर्न तो नहीं कर जाएगा। चाहे हमारा वोल्टेज का रेटिंग घट जाता है तो उसके कारण से मोटर पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ गया। तो ये सब हम लोग कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से कंडीशंस के रिलेटेड हम लोग कौन सा प्रोटेक्शन सिस्टम से यूज करते हैं
उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चाहे वो ओवरलोड प्रोटेक्शन हो या सिंगल फेज प्रिवेंटर्स हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे सिंगल फेज प्रिवेंटर्स का मतलब होता है कि सिंगल पे सप्लाई सिस्टम में हमारा जो मोटर्स यूज किया जाता है उससे रिलेटेड हम लोग जो प्रिवेंट करते हैं सप्लाई को, उससे रिलेटेड हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे प्रोटेक्शन ऑफ द बस बार एंड ट्रांसमिशन सिस्टम्स के बारे में, कि बस बार और ट्रांसमिशन सिस्टम जो हमारा होता है, यहाँ पर देख रहे होंगे बस बार है और हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम में करंट फ्लो करता है, और यहाँ पर बस बार आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा जो बस बार है वहाँ से करंट भी हमारा फ्लो करता है। जो बस बार यूज किया जाता है फॉर द सब स्टेशन या स्विच गियर के रूप में, हम लोग कनेक्टिंग पाथ को बनाने के लिए वायर के जगह हम लोग बस बार का यूज करते हैं। बस बार एक क्या होता है, कॉपर स्ट्रिप टाइप का होता है जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, चाहे वो राउंड शेप में भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन आपका किस टाइप का सर्किट ब्रेकर हम लोग सब स्टेशन में स्विच गियर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटेड टू हम लोग सिंपली ये जानते हैं कि कॉपर स्ट्रिप जो होता है, कॉपर स्ट्रिप का जो रेक्टेंगुलर शेप का जो शेप में जो कनेक्टिंग पाथ होता है उसको हम लोग बस बार कहते हैं। बस बार सिंपली जो हो जाता है एक पाथ को दूसरे पाथ से कनेक्ट करने के लिए, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ट्रांसमिशन सिस्टम को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बस बार में प्रोटेक्शन का हमारा क्या होता है, क्योंकि हमारा इन दोनों सिस्टम से हमारा करंट जो है फ्लो करता है। अगर ये दोनों सिस्टम ही आपका ब्रेक कर जाए तो जो सप्लाई सिस्टम है वो पूरी तरह से क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करके रखना काफ़ी जरूरी होता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग इसके एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में देखेंगे, इसके फॉल्ट के बारे में देखेंगे, कौन सा एबनॉर्मलिटीज़ कंडीशन हमारा आ सकता है, एबनॉर्मल कंडीशन हमारा कौन सा आता है जिससे कहाँ से हमारा फॉल्ट हो जाएगा। तो फॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एबनॉर्मल कंडीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम का। तो बस बार प्रोटेक्शन में हम लोग ये जानेंगे कि बस बार प्रोटेक्शन हमारा कैसे किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन के बारे में चलेंगे। ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन में हमारा ओवर करंट हमारा हो सकता है, ओवर करंट ड्यू टू दिस, किस कारण से ओवर करंट हो रहा है उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। और इससे रिलेटेड हम लोग कौन सा इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं प्रोटेक्शन सिस्टम्स के लिए वो हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग डिस्टेंस प्रोटेक्शन सिस्टम्स के बारे में जानेंगे और पायलट वायर प्रोटेक्शन के बारे में। पायलट वायर प्रोटेक्शन आखिर होता क्या है, व्हाट इज द पायलट वायर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके प्रोटेक्शन सिस्टम्स के बारे में जानेंगे कि आखिर ये होता है क्या है, क्यों इसको हम लोग लगाते हैं, क्या ज़रूरत है इसकी, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक्स में। फिर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8 में नेचुरल अर्थिंग्स के बारे में, कि आपका नेचुरल अर्थिंग आखिर होता है क्या, क्यों इसकी ज़रूरत है, अर्थिंग किसको कहते हैं, अर्थिंग हमारा क्यों ज़रूरत है। अर्थिंग हम लोग जानते हैं कि हमारा जो यहाँ पर सिंपली इस वीडियोस में देखिएगा कि आप लोग का अर्थिंग आपका क्या, देखिए अर्थिंग में आपको क्या दिख रहा होगा कि हमारा करंट है जो हमारा डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आ रहा है और अर्थ के थ्रू में कनेक्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंपली हम लोग सीमेंट में जो ज़मीन के अंदर में क्या करते हैं, एक गड्ढा करते हैं और उसमें एक रड डालते हैं और जो हमारा गैल्वेनाइज आयरन पाइप डालते हैं जो हमारा अर्थिंग का काम करता है। ठीक है, तो अर्थिंग हमारा क्यों ज़रूरत है, क्यों इसकी ज़रूरत है। जो एक्सेसिव करंट हमारा जो होता है, हम लोग जानते हैं कि अर्थ का रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। तो जो भी एक्सेसिव करंट जो लाइटनिंग इफेक्ट के कारण से हमारा करंट हमारा आता है इन द ट्रांसमिशन सिस्टम में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग का यूज करते हैं। या फिर किसी कारणवश हमारे घर में कोई फॉल्ट वगैरह हो जाता है तो करंट की रेटिंग अगर अचानक बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, अर्थिंग जो है उसको प्रोटेक्ट करके रहता है, एक्सेसिव करंट को डायरेक्ट हमारा अर्थ के में फ्लो कराया जाता है, जिससे हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसको झटका लगने से बच जाता है वो। ठीक है, तो अर्थिंग जो हमारा बहुत ज़रूरी होता है, क्यों हम लोग इसको कर रहे हैं इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज द अर्थिंग, अर्थिंग किसको कहते हैं, किस टाइप का अर्थिंग हम लोग यूज करते हैं, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे कि क्यों ज़रूरत है अर्थिंग की, अर्थिंग हम लोग क्यों करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थिंग, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। फिर हम लोग बात करें इसके टाइप्स ऑफ द अर्थिंग के बारे में, कौन कौन सा टाइप्स होता है अर्थिंग का, किस टाइप का अर्थिंग हम लोग यूज करते हैं, किस कंडीशन में कौन सा अर्थिंग यूज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग सब स्टेशन अर्थिंग्स के बारे में, कि सब स्टेशन में हम लोग कौन सा अर्थिंग यूज करते हैं। तो सब स्टेशन में जनरली आप लोग देखते होंगे कि गिट्टी वगैरह बिछा के रखता है, तो क्यों हम लोग गिट्टी वगैरह बिछाते हैं, क्या ज़रूरत है गिट्टी वगैरह लगाने का, तो उसके रिलेटेड हम लोग अर्थिंग क्यों करते हैं। तो ये इस बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थिंग और सब स्टेशन में अर्थिंग हम लोग कैसे करते हैं, क्या ज़रूरत है अर्थिंग का, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे हम लोग ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शंस के बारे में, जो आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शंस के बारे में जानेंगे कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन क्यों करते हैं, ओवर वोल्टेज अगर हो जाता है तो इस कारण से इक्विपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग
जानेंगे। तो ओवर वोल्टेज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए कि करंट अगर हमारा ओवर वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो हमारा जो इससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं वो आपके डैमेज हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए लाइटिंग इफेक्ट हो रहा है, तो लाइटिंग इफेक्ट होने से क्या होता है कि हमारा जो इक्विपमेंट है उसमें करंट रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण से वोल्टेज का रेटिंग भी जो है वो एक्सेसिव बढ़ जाता है ड्यू टू उसके रेटिंग से। ठीक है, तो उसके कारण से जो हमारा इक्विपमेंट्स लगा होता है वो हमारा क्या होता है, डैमेज हो जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज करते हैं फॉर द ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शंस के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसके काउजेस के बारे में जानेंगे कि ओवर वोल्टेज होने का रीजन क्या है, क्या काउजेज है ओवर वोल्टेज होने का। ठीक है, उसके बाद हम लोग लाइटिंग फिनोमेना के बारे में जानेंगे। लाइटिंग फिनोमेना आखिर होता है क्या, ये जो बिजली चमक रही है, यहाँ पर देख रहे होंगे बिजली चमक रही है, तो उसके कारण से क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में जानेंगे। फिर ओवर वोल्टेज ड्यू टू द लाइटिंग, और लाइटिंग होने से ओवर वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्यों ओवर वोल्टेज हो गया, इसके बारे में जानेंगे। कि ट्रांसमिशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम में अगर लाइटिंग इफेक्ट हो जाता है तो उसके कारण से क्यों वोल्टेज की रेटिंग बढ़ जाती है, क्यों करंट की रेटिंग बढ़ जाती है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें डिटेल्स व्यू हम लोग देखेंगे कि डिटेल्स व्यू हमारा क्या होता है, किस कारण से हमारा लाइटिंग इफेक्ट के कारण से वोल्टेज रेटिंग हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इसके प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में, कि ट्रांसमिशन लाइन में प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। आप लोग देखते होंगे ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह में जो लाइटिंग इफेक्ट होता है, तो उसके कारण से हम लोग देखते होंगे टावर्स पे आखिर बहुत सा एक लंबा लंबा वायर निकला होता है जो हमारा लाइटिंग इफेक्ट का काम करता है, जो हमारा लाइटिंग अरेस्टर का काम करता है। लाइटिंग अरेस्टर का हम लोग यूज करते हैं फॉर द लाइटिंग इफेक्ट के कारण को बचाने के लिए। तो इसके कारण से अगर हमारा जो लाइटिंग इफेक्ट अगर हो गया तो वोल्टेज की रेटिंग अचानक क्यों बढ़ जाती है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे और बताएंगे कि इसको प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। ठीक है, कैसे ये वोल्टेज रेटिंग बढ़ती है और इसके बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में डिटेल्स में भी हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग सब स्टेशन फ्रॉम द डायरेक्ट स्ट्रोक्स के बारे में जानेंगे कि अगर डायरेक्ट स्ट्रोक अगर होता है, लाइटिंग का डायरेक्ट स्ट्रोक अगर सब स्टेशन पे हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर सब स्टेशन कोई है आपका जहां पर बहुत से इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर लगा होता है, फिर आपका आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, बहुत से इक्विपमेंट ऐसे लगे होते हैं जो एसटी रेटिंग्स के होते हैं, हाई टेंशन हाई कैपेसिटी रेटिंग्स के होते हैं, अगर वहां पर लाइटिंग इफेक्ट हो जाए तो वहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड हम लोग उसके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द लाइटिंग अरेस्टर्स के बारे में, कि लाइटिंग अरेस्टर कितने तरह के होते हैं। सर्ज ऑब्जर्वर के बारे में जानेंगे, सर्ज ऑब्जर्वर आपको आखिर होता क्या है, एंड देयर कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे कि उसका कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होता है और इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ये कैसे करता है, इसके बारे में डिटेल्स में भी हम लोग जानेंगे। एंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ट्रेवलिंग वेव्स। जो आपका ट्रेवलिंग वेव्स होता है, वेव आपका जो जा रहा है, जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रहा है, चाहे आपका रेडियो सिग्नल्स वगैरह जा रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उस ट्रांसमिशन सिस्टम से रिलेटेड हमारे कुछ कम्युनिकेशन लाइंस भी क्रॉस करते हैं, कुछ अलग अलग वेव्स भी क्रॉस करते हैं टू द सिग्नल्स। जैसे आपका नेटवर्किंग का आता है, चाहे आपका टेलीकम्युनिकेशंस का हो गया, चाहे आपका रेडियो सिग्नल्स हो गए, अलग अलग सिग्नल्स अलग अलग वेव्स हमारे फ्लो करते हैं, तो उसके कारण से ट्रांसमिशन सिस्टम्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे इंसुलेशन कोऑर्डिनेशंस के बारे में, कि इसके इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन हम लोग कैसे करते हैं, दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है कि हमारा जो वेव्स हो रहा है उसके कारण से कोई इफेक्ट हमारा ना हो। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। अब इस सिलेबस रिलेटेड हम लोग कुछ रेफरेंस बुक को देख लगते हैं कि कौन कौन सा रेफरेंस बुक हम लोग प्रेफर करेंगे फॉर द पढ़ने के लिए, जो आपके स्टडी के लिए काफ़ी आसान होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर द स्विच गियर प्रोटेक्शन एंड द पावर सिस्टम्स के बारे में, सुनील एस रॉ के बारे में, जो आपका खन्ना पब्लिकेशंस के बारे में आता है। खन्ना पब्लिकेशंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है, जो नेक्स्ट बुक आपका आता है पावर सिस्टम इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो आपका आता है ए चक्रवर्ती का, जो दंपत राय पब्लिकेशन के बारे में आता है। इसमें भी काफी अच्छे बातें बताई गई हैं, अच्छे से समझाया गया है फॉर द प्रोटेक्शन सिस्टम्स के बारे में। एंड लास्ट सब्जेक्ट्स के जो बुक है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर द बद्री राम एंड द डीएन विश्वकर्मा के बारे में, जो आपका पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड द स्विच गियर के बारे में से आपका आता है। इससे रिलेटेड कुछ और भी बुक्स हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप लोग पढ़ सकते हैं, जो आपका आता है वीके मेहता का बुक आता है, वीके मेहता का आता है, उसकी भी बुक आप लोग ले सकते हैं। और एक और आता है आपका जेबी गुप्ता की, कि जेबी गुप्ता की भी आप लोग बुक
ले सकते हैं। तो ये दो बुक जो आता है वो आपका काफ़ी बेसिक्स जो नॉलेज रखते हैं उसके लिए हम लोग इस बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, जो आपको आसानी लैंग्वेज में जो वीके मेहता जो बुक आती है वो बहुत अच्छी बुक है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जो आपका सिलेबस से रिलेटेड भी आपको आसानी लैंग्वेज में हम लोग इसको वीके मेहता के बारे में जानते हैं। और वीके मेहता के बुक में आपको जो बुक मिलेगी, इसमें जो आपका टॉपिक्स मिलेगा वो काफ़ी शॉर्ट टर्म में मिलेगा, जो आपको काफ़ी अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो मैं मेरे तरफ से ये पांचों बुक जो है वो काफ़ी आपके लिए बेस्ट है फॉर द दिस सब्जेक्ट्स के लिए, जो आप लोग कोई भी बुक को आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में हम लोग इतने टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसमें हम लोग काफ़ी हद तक समझेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आई होप सो आप लोग को ओवरव्यू काफ़ी पसंद आया होगा, जिसमें हम लोग इस सब्जेक्ट को पूरी डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और एक एक टॉपिक्स को हम लोग यूनिट बाय देखेंगे, और यूनिट बाय अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग करके अच्छे तरह से हम लोग इसको समझेंगे, और पूरी डिटेल्स में जानेंगे। इससे रिलेटेड कुछ जो भी न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं उस न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग करेंगे, और जो भी आपको टॉपिक्स समझाया जाएगा पूरी डिटेल्स में काफ़ी बेसिक कंसेप्ट के साथ समझाया जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, और यूनिट 1 में हम लोग जो आपका टॉपिक्स है उस टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।